चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक जितना भी पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर का प्रोसेस था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इनके द्वारा एक नेगोशिएटिंग चैम्बर के तौर पर रोल प्ले किया जा रहा था, वो हमने सारा आपको पढ़ाया। उसके बाद हमने आपको यह बताया था कि 1945 से 47 के बीच में एक सेंटर ऑफ स्ट्रगल वो भी था जिसे हम पॉपुलर स्ट्रगल्स के तौर पर जानते हैं। उसमें हमने ये पढ़ा था कि दो ब्रांचेस ऑब्जर्व होकर के आएंगी, एक जहाँ पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस मिलेगा ब्रिटिशर्स के साथ, और दूसरा जहाँ पर इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा। जहाँ पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा उसके अंदर हमने देखा कि दो मेजर पावर स्ट्रगल्स, दो मेजर मूवमेंट्स हुई भारत में। दैट इज़ फर्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स, हमने कल के लेक्चर में कवर किया। सेकंड, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी, RIN म्यूटिनी, इसके बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। आज हमें 1945 से 47 के बीच में ये जो पॉपुलर स्ट्रगल्स का दौर है, इसी लेक्चर सीरीज़ में इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस की ओर आना है। और उन इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आज हमें वर्लीज़ एजिटेशन, बाकश्त पीजेंट एजिटेशन, त्रावणकोर एजिटेशन, तेभागा मूवमेंट और तेलंगाना मूवमेंट, इन्हें ख़त्म करना है। ये करने के बाद हमारा पॉपुलर स्ट्रगल्स ख़त्म हो जाएगा 1945 से 47 के बीच में, और फिर हम करेंगे द पार्टीशन, द थर्ड फेज़ ऑफ द कम्युनलिज्म, और इसी के साथ आपकी ये प्रक्रिया ख़त्म होगी। फिर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के इमीडिएट लिए गए डेमोक्रेटिक और इकोनॉमिक स्टेप्स के बारे में आपको लेक्चर्स देंगे, और उसी के तहत आपकी ये प्रक्रिया, मॉडर्न हिस्ट्री का अभियान ख़त्म हो जाएगा। चलिए, हम अब आपको इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस के बारे में पढ़ाते हैं, जिसमें शुरुआत में हम पढ़ेंगे वर्लीज़ एजिटेशन। देखिए, 1940s का ये जो दौर है, ये बहुत ही व्यापक, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव दौर माना गया है स्ट्राइक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्राइक्स का लेवल यहाँ से आपको पता लगता है कि लगभग 16,000 के अराउंड वर्क स्टॉप हुए हैं, स्टॉपेजेस, ऑलमोस्ट 20 लाख के अराउंड वर्कर्स अफेक्टेड हुए हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ के अराउंड मैन डेज़ का लॉस हुआ है इस समय के दौरान। तो यहीं से पता लग जाता है कि स्ट्राइक्स का लेवल पिछले जितने भी चैप्टर्स हुए हैं स्ट्राइक्स के, जो भी एपिसोड्स हुए हैं, उनसे कहीं आगे था। इसके कारण क्या बनते हैं? देखिए, इंटरवार पीरियड बहुत ही यूनिक पीरियड है। हमारे पहले के लेक्चर्स में हमने आपको बताया, तो वहाँ डिटेल में बताया। यहाँ पर मैं सिर्फ इस लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में आपको 2-3 तथ्य समझाता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई है, उसके भारतीय कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट को तो लाभ हुए, क्योंकि उससे उन्हें एक प्रोटेक्शंस मिला। ब्रिटिशर्स के ना चाहते हुए भी एक प्रोटेक्शन मिला। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि अब तक जो ब्रिटिशर्स के द्वारा वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी सिस्टम फॉलो किया जाता था, जिसके तहत इंडियन प्रोडक्ट्स जब भी ब्रिटिश मार्केट में एंटर होते थे तो उन पर तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, ताकि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर है उसे प्रोटेक्शन मिल सके ब्रिटेन के बाज़ारों में, इंडियन प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाए और उनका अपना होम प्रोडक्ट वहाँ पर सस्ता बना रहे। लेकिन इसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी, जब ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इंडिया आते थे तो यही प्रोटेक्शन इंडियन मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलती थी। यानी कि जब ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इंडिया में एंटर करते थे तो उन पर इसी तरह की कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी, और वो भारतीय बाज़ारों में फ्रीली पेनिट्रेट करते थे। इससे हमारे उद्योग धंधों को नुकसान होता था। और जब वर्ल्ड वार 1 हुआ तो ब्रिटिशर्स की वॉर सप्लाईज़ की नीड बहुत बड़े वॉल्यूम में बढ़ गई। ऐसे में उन्हें आर्म्स चाहिए थे, वेपन्स चाहिए थे, उसके लिए लोहा भी चाहिए था, स्टील चाहिए थी, मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स भी चाहिए थे, आर्मी की अपनी रिक्वायरमेंट थी, पैकेजिंग मटेरियल चाहिए था, जूट बैग्स चाहिए थे, टेक्सटाइल की ज़रूरत थी, फूड ग्रेन्स की ज़रूरत थी, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, एवरीथिंग। तो इन चीज़ों की आवश्यकता जब उन्हें आन पड़ी तो भारतीय इंडस्ट्रीज़ ग्रो हुई हैं वर्ल्ड वार 1 के दौरान, क्योंकि वो खुद वर्ल्ड वार 1 में लगे हुए थे। ऐसे में उनकी इंडस्ट्रियल वर्किंग हॉल्ट हुई वहाँ पर, तो उनकी ज़रूरतें, उनकी इंडस्ट्रीज़ उस लेवल पर पूरी नहीं कर पा रही थी। उन्हें भारतीय इंडस्ट्रियों से सामग्री चाहिए थी। ऐसे में उन्हें ना चाहते हुए भी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को एक प्रोटेक्शन देनी पड़ी। और दूसरी बड़ी बात, जो ब्रिटेन से प्रोडक्ट भारत आ रहे थे, उन प्रोडक्ट्स पर भी एक लेवल पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई, क्योंकि इस समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट को
पैसा रेज़ करने की ज़रूरत थी, फंड रेजिंग ज़रूरत थी, जो कि उनकी आर्मी पे खर्च हो रहा था युद्ध की वजह से। तो फिर उन्होंने उस समय के लिए अपनी कंट्री के जो कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका सामान जब भारत आया तो उस पर भी एक इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज की, अपनी मजबूरियों की वजह से कि उन्हें भी पैसे की आवश्यकता थी अंग्रेज़ों को अपनी सेना पर खर्च करने के लिए, युद्ध के खर्चों का वहन करने के लिए। तो भारतीय इंडस्ट्रियलिस्टों को तो लाभ हुआ था, लेकिन सही मायने में जब बड़े लेवल पर सप्लाई शॉर्टेजेस हुए हैं वर्ल्ड वार 1 के दौरान, उन सप्लाई शॉर्टेजेस का एक कारण भारत में, क्योंकि वो सेना के लिए इस्तेमाल होता रहा, वॉर कॉन्ट्रैक्टर उन प्रोडक्ट्स को भारत से सेना के लिए ले जाते रहे। दूसरी चीज़, ब्रिटेन से बड़े लेवल पर कंज्यूमर गुड्स भारत आती थी, वो कंज्यूमर गुड्स भारत में नहीं आई, उस समय में रुक गई, बाधित हो गई, क्योंकि उनकी आवश्यकता वर्ल्ड वार 2 में अधिक होने लगी, और दूसरा प्रोडक्शन का लेवल भी फॉल किया हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में मुल्क लगे हुए थे वहाँ के। ऐसे में कंज्यूमर गुड्स भारत में कम आ रही हैं, इंडिया से बड़े लेवल पर मटेरियल और मनी बाहर की ओर जा रहा है, इससे कंट्री में सप्लाई शॉर्टेजेस हुई और बड़े स्तर पर भारत में महंगाई का एक दौर आया वर्ल्ड वार 1 के दौरान। दूसरा, सरकार ने युद्ध के खर्चों की पूर्ति के लिए पीजेंट्स यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर कहर ढा दिया। क्यों ढा दिया? क्योंकि उनके द्वारा अपने युद्ध के खर्चों की पूर्ति करने के लिए भारत में कर को बढ़ाने का प्रयास किया गया, यानी कि रेवेन्यू बढ़ाने का प्रयास किया गया, जो ज़मींदार से जागीरदार से चार्ज किया जाता था, और ज़मींदार जागीरदार उसे सीधे सीधे ट्रांसफॉर्म कर देता था रेंट की फॉर्म में पीजेंट की ओर। तो अंततः बोझ जो है वो किसान पे ही पड़ना था। तो किसान इस वजह से भी त्रस्त है, नौकरियों की बहुत कमी थी, युवा इस वजह से इस तंग था, महंगाई बहुत थी, कामकाज इतनी महंगाई हो जाने की वजह से बड़े स्तर पर जो सरकार है, सरकारी तरफ से जो नौकरियां लॉन्च हुआ करती थी वो यहाँ पर नहीं हो रही थी। इसकी वजह से कंपटीशन बहुत स्टिफ था, तो बेरोज़गारी का लेवल भी था, और पीछे लंबे समय से चल रहे प्रयासों की वजह से, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की वजह से लोग भी काफ़ी हद तक ग्रेजुएट हो चुके थे। तो ऐसे में स्टूडेंट भी डिसएडवांटेजियस है। जो आर्टिजन है, शहर में रहता है, आमदनी उसकी कम है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट ने जब मुनाफा कमाया तो उसे वेजेस में कन्वर्ट नहीं किया उस लेवल पर। इसकी वजह से हुआ ये है कि वेजेस तो उसके नहीं बढ़े, लेकिन जो वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्रियों में उसे बहुत महंगी सामग्री खरीदनी पड़ रही है महंगाई की वजह से। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। किसानों के ऊपर बहुत अधिक बोझ पड़ा। तो किसान, वर्कर, स्टूडेंट, ये सभी प्रभावित हैं इस समय में। इसलिए आपने देखा कि वर्ल्ड वार 1 के बाद एक बड़ा जन समर्थन गांधी जी को मिला था, जिसकी वजह से उन्होंने नॉन कोऑपरेशन किया। लेकिन यहाँ पर किसान की और वर्कर की परिस्थिति सही नहीं है। किसान सबसे ज़्यादा बदहाली की हालत में है और उसकी पोजीशन सुधरेगी नहीं। अभी वर्ल्ड वार 1 की मार पड़ी ही है कि उसके बाद समय आगे बढ़ता है। 1926 से इकोनॉमिक डिप्रेशन का दौर शुरू हो जाता है। अमेरिका, चूँकि वर्ल्ड वार 1 के दौरान उसने जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनाई, उसके आउटकम्स जब 1926 के अराउंड दिखने शुरू हुए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिरनी शुरू हो गई, जिसका सीधा सीधा असर वेस्टर्न यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व पर भी पड़ा। और इसकी वजह से ये जो इकोनॉमिक डिप्रेशन का एक दौर आया है, इस इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौर में फिर से बदहाली की हालत आई है किसान के लिए ही। अगला इम्पॉर्टेंट परेशानी, अभी इस परिस्थिति से वो उस स्तर पर उभर नहीं पाया है, तो दूसरा दौर शुरू हो जाता है, दैट इज़ वर्ल्ड वार 2। 1939 में ब्रिटिश सरकार वर्ल्ड वार 2 में वापस से लिप्त हो जाती है, और ऐसे में फिर से वही सारा विशियस साइकिल दोहरा दिया जाता है जो वर्ल्ड वार 1 के दौरान हुआ। फिर से वही वॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, मिडलमैन, होर्डर्स सामान अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं वॉर सप्लाईज़ की पूर्ति के लिए, और सामान भारत से जा रहा है, लेकिन जो उसके लाभ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उन वॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, उन होर्डर्स, उन वार सप्लायर्स तक हैं, उन इंडस्ट्रियलिस्ट तक हैं, लेकिन किसान महंगाई की मार में जल रहा है, तबाह हो रहा है। तो वर्ल्ड वार 1 से एक जो विशियस साइकिल फार्मर का शुरू हुआ, पीजेंट का शुरू हुआ, वो डिप्रेशन के दौर में और इंटेंस होते हुए वर्ल्ड वार 2 के दौर तक एकदम आप कह सकते हैं कि पीक तक आ चुका है। और यही कारण है कि आपको 1940s के दौरान बड़े लेवल पर अब पीजेंट एजिटेशंस देखने को मिलेंगे। तो एक लेवल ये माना गया। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि 1920s से पहले पीजेंट्स की परेशानियों को आवाज़ देने के लिए संस्थाएं उस स्तर पर नहीं हुआ करती थी, यानी कि इंस्टीट्यूशंस। यकीनन ही 1720 से लेकर के 1947 तक भारत में लगातार पीजेंट्स के द्वारा विद्रोह किए गए हैं, विरोध प्रदर्शन भी किए गए हैं, बहुत कुछ हुआ। अगर पूरे इतिहास को अच्छे से पढ़ा जाए तो वो पीजेंट्स ही थे जिन्होंने सबसे पहले, और वो पीजेंट्स ही हैं जो सबसे बाद 1951 तक भी बहुत लंबे समय तक अपने विरोध, विद्रोह और आंदोलन करते रहेंगे।
ऐसे में इन्हें एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, एक संस्था की ज़रूरत थी जो इंस्टीट्यूशनल वे में इनकी आवाज़ को सरकार के सामने रखे, जो इनकी आवाज़ों को फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बना सकें, जो इनकी आवाज़ को उस समय की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवाज़ बना सके और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्फ्लुएंस करके उनके जो एजेंडा है, उनके जो मैनिफेस्टोज़ हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें पीजेंट्स के कॉज को भी इंडक्ट करा सके। ऐसी इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत आपको 1918 ऑनवर्ड्स दिखनी शुरू हो जाती है। वर्कर्स यूनियंस भी भारत में बनने लग जाती हैं और पीजेंट यूनियंस भी बनने लग जाती हैं। कारण ये हो जाता है कि 1917 के रशियन रेवोल्यूशन के बाद भारत में भी कम्युनिस्ट फ्रंट स्ट्रॉन्ग होने लगता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी राइटिस्ट के अलावा लेफ्ट फ्रंट यानी कि सोशलिस्टों का फ्रंट अब स्ट्रॉन्ग होने लगता है और वह सोशलिस्ट वर्कर और पीजेंट के कॉज के लिए फ़ाइट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस के आइडियोलॉजी, एजेंडे, पॉलिसीज़, प्रोग्राम प्रभावित हों वर्कर और पीजेंट की दिशा में और उस तरफ वो काम करें। हमारे सोशल आइडियोलॉजीज़ के लेक्चर में ये क्लियर है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑल इन ऑल अपने लेवल पर काम कर रही है, वर्कर के कॉज के लिए, पीजेंट के कॉज के लिए। पर्पस चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन एक एंटी कैपिटलिस्ट, एक एंटी इंपीरियलिस्ट स्टैंड के तौर पर वर्कर पीजेंट्स यानी कि प्रोलेटेरिएट के समर्थन के लिए कम्युनिस्ट पार्टी भारत में काम कर रही है। इनको पॉलिटिकली एनलाइटन कर रही है, एजुकेट कर रही है, अवेक कर रही है, इन्हें ऑर्गेनाइज्ड कर रही है और ऑर्गेनाइज करके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेकर के आ रही है। फ्रीडम स्ट्रगल में ये बेटर वे में इनकलकेट हो सके, उसके साथ अमेलगमेट हो सके, इसके लिए इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। यही काम सोशलिस्ट फ्रंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है उसने भी किया है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस 1922 से ही बहुत एक्टिव रहे हैं कांग्रेस के अंदर और 1926 तक इनका प्रभाव भी होने लगा है, जिसके नतीजतन आपको कांग्रेस के भीतर ही सोशलिस्ट लीनिंग दिखनी शुरू हो जाती है। और 1932 के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी का था, उसके फेल होने के बाद बड़े पैमाने पर कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी प्रिवेल कर जाती है, जिसका सीधा नतीजा आपको दिखता भी है। चाहे फिर वो 1936 लखनऊ सेशन की बात हम करें, चाहे फैज़पुर सेशन की बात करें, चाहे फिर आगे हरिपुर सेशन की बात करें, ये लखनऊ और फैज़पुर सेशन बड़े लेवल पर सोशलिज़म को एक्सेप्ट करने, कांग्रेस के द्वारा सोशलिज़म को एक्सेप्ट करने के सेशन थे, किसानों के लिए प्रोग्राम लाने के सेशन थे, वर्कर की सपोर्ट की बात करने के सेशन थे। और उस समय में कांग्रेस के द्वारा जो चुनाव लड़े गए 1937 में, वो मैनिफेस्टो के आधार पर लड़े गए और मैनिफेस्टो में खास तौर पर वर्कर और पीजेंट के कॉज की बात की गई थी। तो 1920 ऑनवर्ड्स ये सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के पनपने से, उभरने से, बढ़ने से पीजेंट्स को और वर्कर को एक आवाज़ मिली है, एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक इंस्टीट्यूशन मिला है, जिसकी वजह से तेज़ी से उभर करके आगे आए हैं। इस वजह से भी अब आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्राइक्स काफ़ी बड़े स्तर पर नज़र आएंगी पूरे भारत भर में और मेन स्ट्रीम फ्रीडम स्ट्रगल में इनकी आवाज़ सुननी शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक आधार बन जाता है। ये वो दौर है जिस दौर में ब्रिटिशर्स के द्वारा भी एक तरीका ये अपनाया गया है, क्योंकि उनके ऊपर लगातार दबाव हैं, उनके ऊपर प्रेशर्स हैं और वो प्रेशर ये हैं कि किसी भी तरह से इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। तो एक तरफ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में अच्छी खासी आवाज़ रखता है, राइट विंग को सपोर्ट भी करता है। खुद राइट विंग के मेंबर उन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट से बिलोंग करते हैं, ज़मींदार से, लैंडलॉर्ड से बिलोंग करते हैं, रसूखदार लोगों से बिलोंग करते हैं। एक तो वो इन्फ्लुएंस ग्रुप के तौर पर भी, प्रेशर ग्रुप के तौर पर भी काम करते हैं कांग्रेस के अंदर, और दूसरा कांग्रेस के सदस्यों के तौर पर भी वो काम करते हैं, कांग्रेस के मेन फाइनेंसर के तौर पर वो काम करते हैं। ये एक बड़ी चीज़ है। तो अब इस दौर में हो ये रहा है कि एक तरफ सरकार के ऊपर दबाव है कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करे, तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के ऊपर यह भी दबाव है कि वो वर्कर के लिए, पीजेंट के लिए भी काम करें, और सरकार भी अपना एक परसेप्शन, एक पिक्चर ऐसी इस्टेब्लिश करना चाहती है कि भाई हम पीजेंट के लिए, वर्कर के लिए भी काम कर रहे हैं। तो सरकार यहाँ पर टोकन पर्पस से ही सही, मतलब कि रियल सेंस में उस लेवल पर तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कानून ऐसे लेकर के आती है। 1885 से ही इन कानूनों के दौर शुरू हो चुके थे और वो कानून सरकार के द्वारा जो लाए जाते हैं, जिनके तहत थोड़ी बहुत एम्पावरमेंट इन किसानों की, इन वर्कर्स की होती है, और उन्हीं कानूनों का सहारा लेकर के कम्युनिस्ट, जिन्हें आप लेफ्टिस्ट कहते हैं, और सोशलिस्ट अपनी मूवमेंट्स को लीगल वे में आगे बढ़ाते हैं। कुछ कानून मूवमेंट्स की वजह से मिले और कुछ मूवमेंट्स कुछ कानूनों के आधार पर, दम पर लड़ी गई हैं। तो इन कानूनों का भी एक रोल इम्पॉर्टेंट बनता है। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आज के लेक्चर में हम इन मूवमेंट्स के तहत आगे बढ़ते हैं। शहरी स्तर पर जहाँ वर्कर्स ने बड़े लेवल पर लोगों को अपने साथ जोड़ा, वहीं ग्रामीण स्तर पर पीजेंट एजिटेशंस बहुत बड़े स्तर पर रहे। जब पीजेंट की बात की जाती है, ख़ास तौर पर उनमें गरीब पीजेंट्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है।
जो या तो लैंडलेस लेबरर की तरह काम करते हैं, जो या तो टेनेंट एट विल के तौर पर काम करते हैं, जो जिन्हें आप शेयर क्रॉपर्स के तौर पर जानते हैं, जो या तो किसी न किसी फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर के पास वेजेस पर काम करते हैं, तो जो या तो किसी न किसी तरह से किसी लैंडलॉर्ड के पास ग्रास कटर का काम करते हैं एज ए वेजेस। किसी भी वर्जन में जब हम इस वर्ग की बात करते हैं, पीजेंट्स का जो वर्ग बहुत ही गरीब श्रेणी में आता है, इनके द्वारा भी पूरे भारत भर के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय में बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़े गए हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। तो चाहे कोई ना कोई एग्रेरियन एक्ट रहा हो, चाहे कोई एग्रेरियन इशू रहा हो, उसका 1945 से 47 तक एक पीक वर्जन चल रहा था। और उस पीक पीरियड का सीधा सीधा रोल है कि ब्रिटिशर्स की जड़ें पूरी तरह से कमज़ोर पड़ी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। उसका आधार ये है कि ब्रिटिशर्स ने अब तक पूरे देश भर में जो शासन किया, उसके लिए उन्होंने कई समर्थक खड़े किए हुए थे, जिन्हें हम उनके बुलवार्क्स के तौर पर देखते हैं, उनकी रक्षा दीवारें। ऐसे में जो इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, इनका नाम इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इसलिए हो जाता है कि जो अंग्रेज़ों की रक्षा दीवारें हैं, उन रक्षा दीवारों में बड़े लेवल पर मनी लैंडर थे, ज़मींदार थे, ताल्लुकदार थे, जागीरदार थे, इजारेदार थे। तो ये सारा वर्ग, देशमुख भी थे, पटेल पटवारी भी थे, ये सारा वर्ग जो एक बहुत ही अफ्लुएंट सेक्शन है सोसाइटी का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चरल सोसाइटी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंड रिलेशनशिप, यह वर्ग के खिलाफ अब यहाँ पर ये पुअर पीजेंट जो है अपने विद्रोह करेगा, विरोध प्रदर्शन जाहिर करेगा। और ये एक तरह से ब्रिटिशर्स के कोलैबोरेटर्स हैं। ये जिस वर्ग का मैंने नाम लिया, ज़मींदार, जागीरदार, शाहूकार, ये सभी ब्रिटिशर्स के लंबे समय से कोलैबोरेटर रहे हैं इंडिया से वेल्थ एग्जैक्ट करने के लिए। जितनी भी ब्रिटिशर्स ने वेल्थ इंडिया से एग्जैक्ट की, उसमें इनका बहुत बड़े लेवल पर अंग्रेज़ों को समर्थन रहा। और इन्होंने जहां एक तरफ ब्रिटिशर्स को वो वेल्थ एग्जैक्ट करने में एक अपरेटस का रोल प्ले किया, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने बड़े पैमाने पर भारत को एक्सप्लॉइट किया। भारत को एक्सप्लॉइट करने का मतलब उन किसानों को एक्सप्लॉइट करने का काम किया। तो सही मायने में उन किसानों के लिए ब्रिटिशर्स तो उस लेवल पर इमीडिएट एक्सप्लॉइटर्स नहीं थे, क्योंकि उनका रोज़ डीलिंग इनके साथ होती थी। जिन ज़मींदार, जागीरदार, इजारादार, शाहूकारों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने अपने इन इमीडिएट एक्सप्लॉइटर्स, इन इमीडिएट ऑपरेसर्स के ख़िलाफ़ ये काम किए हैं। तो इसलिए ये डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़े गए मूवमेंट्स नहीं हैं। जितने भी एजिटेशंस मैंने किए हैं आपको, ये सीधे सीधे उन ऑपरेसर्स के ख़िलाफ़ किए गए हैं जो इमीडिएटली प्रभावित कर रहे हैं किसानों को। लेकिन सही मायने में जब ये ऑपरेसर्स ही प्रभावित हो जाएंगे, तो एक तरह से इन्हीं के आधार पर, इन्हीं पिलर्स पर ब्रिटिश एम्पायर खड़ा था। तो ब्रिटिश एम्पायर भी गिरेगा, लड़खड़ाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं ऑपरेस्ड, इन्हीं सप्रेस्ड क्लासेस से कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस का सोशलिस्ट विंग और कांग्रेस के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी के अंदर लड़े गए, वो अपना मास बेस मोबिलाइज करेंगे इन्हीं लोगों के। ये जो डिसएडवांटेजियस, ये जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, इन्हीं से इनको, कम्युनिस्टों को, सोशलिस्टों को और कांग्रेस गांधीयन आइडियोलॉजी यानी कि गांधी जी को एक जनाधार मिलेगा। और वो जनाधार ही है जो मास मूवमेंट्स या फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के तहत सरकारों पर दबाव बनाता रहा। और वो दबाव ही है जिसने सरकार को मजबूर किया, चाहे फिर नेगोशिएटिंग चैम्बर के साथ आकर के नेगोशिएशंस करने के लिए, और चाहे फिर भारत से रिट्रीट करने के लिए, वापस जाने के लिए, भारत को आज़ादी देने के लिए। तो इनका एक बड़ा रोल रहा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आ जाती है सबसे पहले ये वर्लीज़ एजिटेशंस। देखिए वर्ली, ये 1945 से 47 की घटना है। ये जो वर्ली लोग हैं, ये महाराष्ट्र में बॉम्बे के थाने डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोग हैं। जैसे अंबरनगर एक इम्पॉर्टेंट इलाका है, इसी तरह से पालघर एक इम्पॉर्टेंट जगह है, दानानू एक इम्पॉर्टेंट जगह है। तो चाहे वो अंबरपुर हो, पालघर हो, दानानू हो, इन क्षेत्रों से ये बिलोंग किया करते थे। थाने में, वर्ली में, मेनली वर्लीज़ से ही वर्ली जगह का नाम आया है। आपने वर्ली शब्द बहुत सुना होगा बॉम्बे में। तो ये एक आदिवासी समूह है जिसे हम ट्राइबल्स कह देते हैं इंग्लिश में। अब ये आदिवासी समूह जो है, इसके ऊपर वर्ल्ड वार 1 से लेकर के वर्ल्ड वार 2 तक वही परिस्थितियों ने नेगेटिव रोल प्ले किया जो मैंने अभी आपको समझाई। हाई लेवल इन्फ्लेशन थी, सरकारों की तरफ से लगातार रेवेन्यू बढ़ाया जा रहा था ज़मींदारों का, और उसकी वजह से इनका रेंट फर्दर बढ़ता चला जा रहा था, जिसे पे करने में ये असमर्थ थे। फिर भारतीय क्लाइमेट, अल्टीमेटली मॉनसून पे डिपेंड करते हैं आप रेनफॉल के लिए, और मॉनसून बहुत ही अनसर्टेन है, इरेटिक है, अनरिलायबल है, कब फेल हो जाए पता नहीं चलता। ऐसे में एक क्लाइमेटिक फैक्टर भी ऑलवेज़ रहा, और ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़। तो इनके तहत अब होता क्या रहा
कि ये डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी में रोल प्ले किया करते थे। हुआ ये कि जब ये खेतीबाड़ी करते थे उस दौरान अपने खेतीबाड़ी ऑपरेशंस में फ़ेल हो जाना, यानी कि फसलों का फ़ेल हो जाना मौसम के वजह से, दूसरा बड़े पैमाने पर जब इनसे लगान लिया जाना यानी कि रेंट की फॉर्म में, और वो ये पे ना कर पाएँ क्योंकि किसी तरह से भी इनकी क्रॉप फेलियर हुई या क्रॉप उस लेवल पर प्रोड्यूस नहीं हुई जितनी इन्होंने सोची, तो ऐसे में इन्हें बड़े स्तर पर लोन लेना पड़ता था अपनी ज़िंदगी को बचाए रखने के लिए। इन लोन्स को आप ख्वारी लोन के तौर पर जानते हैं, KHWARI। ये जो ख्वारी लोन्स हुआ करते थे ये ग्रेन्स की फॉर्म में मेनली लिए जाते थे, और इन लोगों को जो रेंट पे करना होता था वो रेंट भी मेनली ग्रेन्स की फॉर्म में ही पे करना होता था। अब जब ग्रेन्स की फॉर्म में आप रेंट पे कर रहे हैं, ग्रेन्स का ही प्रोडक्शन उस लेवल पर नहीं हुआ है, तो एक आउटकम ये भी आ जाता था कि फिर आपको वही रेंट पे करने के लिए और अपनी लाइफ को आगे सस्टेन करने के लिए, बचाए रखने के लिए लोन लेना पड़ता था। लोन आप लेते थे ज़मींदार से या मनी लेंडर से। उस लोन के ऊपर वो ज़मींदार या मनी लेंडर 50 से 200% तक इंटरेस्ट रेट चार्ज किया करता था। कैन यू इमेजिन, 50% से 200% तक इंटरेस्ट रेट। आज की डेट में जब आप इंस्टीट्यूशनल लोन लेते हैं टू द मैक्स 8% से लेकर के 15% एनुअली आपको वो लोन पे करना होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 50 से 200% तक लोन चार्ज किया जा रहा है इनसे। ऐसे में जब ये वो लोन नहीं दे पाते थे तो फिर इनका वो जो लैंड है उस मनी लेंडर और ज़मींदार के अधीन चला जाया करता था। तो मनी लेंडर और ज़मींदार उस लैंड को कैप्चर कर लेता था। अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। क्यों? जिस ज़मीन पर खेतीबाड़ी करके अपनी उपजीविका यानी कि लाइवलीहुड ये कमाया करते थे, वो ज़मीन इनके हाथों जा चुकी। अब ऑप्शन क्या बचता है? अब ये अपनी इच्छा से उस ज़मींदार के पास या फिर उस मनी लेंडर के पास जिनसे इन्होंने लोन लिया था और जिन्होंने इनसे बहुत हैवी इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, ये पे नहीं कर पाए। इसकी वजह से अब ज़मीनें उनके पास जो गिरवी रखी थी तो ज़मीनें उनके पास चली गई। ये उनके पास अब मजबूरी के तौर पर टेनेंट बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। इन्हें टेनेंट एट विल कहा जाता है, जो अपनी स्वेच्छा से किसी के किराएदार बनना चाहते हैं, टेनेंट बनना चाहते हैं। अब ऐसे में ज़मीन इनकी नहीं है, ज़मीन जा चुकी है ज़मींदार के पास या मनी लेंडर के पास। अब ये वहाँ पर खेती करेंगे तो जो उससे जितनी भी पैदावार होगी, अमूमन शर्त ये रहा करती थी कि उसका आधा आप उसको देंगे जिसकी वो ज़मीन हो गई है अब, यानी कि वो ज़मींदार या फिर वो मनी लेंडर। तो क्रॉप प्रोडक्शन सारी आप करेंगे, बीज आपको इस्तेमाल में लाने हैं, आपको ही ख़रीदने हैं, सारे इक्विपमेंट आपके होंगे और सारा वर्क यानी कि जो मैन डेज़ हैं वो आप ही कंट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि सिर्फ ज़मीन ज़मींदार ने दी है, इसकी वजह से 6 महीने या 7 महीने के बाद जब भी वो फसल हो जाएगी या 8 महीने के बाद उस फसल का आधा हिस्सा उस ज़मींदार के पास जाया करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी। अब ऐसे में हो ये जाया करता था कि कई बार ऐसा होता था कि फसलें उस स्तर पर नहीं हुआ करती थी। अब आपको अपनी ही आगे सर्वाइवल के लिए, आपने पहले लोन लिया हुआ था, वो लोन की वजह से आपकी ज़मीन चली गई। अब आपने खेतीबाड़ी करनी शुरू की है, उस खेतीबाड़ी के लिए भी आपको शुरुआती तौर पर तो सीड्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, कई सारे इनपुट चाहिए। उनके लिए भी आप उस ज़मींदार से या मनी लेंडर से कुछ लोन लेते होंगे। उसके बेसिस पर फिर आप खेतीबाड़ी करते होंगे। उसमें आपको उस ज़मींदार को आधी क्रॉप देनी है। अब यहाँ पर भी अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है तो फिर होता ये है कि आप वो क्रॉप भी नहीं उस ज़मींदार को दे पाते। इनफैक्ट आप अपनी सर्वाइवल के लिए ही फूड ग्रेन्स उसी ज़मींदार से या उसी मनी लेंडर से और उधार पे लेते हैं और लोन पे लेते हैं, जिसके बदले में अब आपकी पेइंग कैपेसिटी किसी भी फॉर्म में नहीं बची। क्योंकि पहले तो ज़मीन थी तो ज़मीन गिरवी हो गई, अब आप केवल आप बचे हैं। तो जब रिपीटेडली ये ख्वारी सिर पे चढ़ता जाता है, ख्वारी लोन जिसे हम कहते हैं, ग्रेन्स की फॉर्म में लोन, तो फिर अब आप मजबूर हो चुके हैं अपने आप को गिरवी रखने के लिए, और इसे ही कहा गया है वेट बेगार। वेट बेगार, अब बेगारी करेंगे आप, और ये वेट बेगारी का एक दौर चलेगा। बेठी, इसे दक्षिण में वेटली भी कहा जाता है, इसे वेट चाकरी भी कहते हैं, वेट बेगारी भी कहते हैं, या इसे सिंपली बेगारी प्रथा या बेगारा प्रथा भी कहते हैं। तो अब आप वेट बेगार करेंगे, यानी कि एक पेरेनियल, एक सदाबहार
सर्फडम का सिस्टम प्रमोट हो जाएगा। सर्फ SERF ये यूरोपियन कल्चर में बहुत मशहूर हुआ था। सर्फ शब्द आता है सर्व से, जो सर्व करता है, माने एक तरह की दासता की प्रथा। तो देखिए एक किसान है, पहले उसके उस ज़मीन पर ऑक्यूपेंसी के राइट हैं, वो ऑक्यूपेंट है, वो खेती करता था, वो रेंट नहीं दे पाया, इसकी वजह से उसने किसान से, क्योंकि उसके क्रॉप फेलियर्स हो रहे हैं और बाकी नुकसान हो रहे हैं, उसने लोन लिया ज़मींदार से, मनी लेंडर से। उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत एग्जॉर्बिटेंट चार्ज हुआ, किसी वजह से वो उसे पे नहीं कर पाया, उसकी ज़मीन उसके हाथों से चली गई। और इसके बाद जब वो फर्दर शेयर क्रॉपिंग पैटर्न पर टेनेंट एट विल बन करके काम कर रहा है अपनी ही ज़मीन पे, जो कि ज़मीन पहले उसकी थी लेकिन अब वो ज़मींदार की हो गई है, ऐसे में भी अगर कहीं तरह किसी तरह से कोई पिछला लोन वापस देना है या क्रॉप फेलियर हो जाता है, तो उसे फर्दर अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए खुआरी और लेना पड़ता है, जिसकी अदायगी वो इस तरह से करता है कि वो अब ज़मीन नहीं, अब खुद को गिरवी रखता है। तो वेट बेगारी की शुरुआत होती है। एक वर्ग तो ये था जिसकी ज़मीनें चली जाने पे वो टेनेंट एट विल की कैटेगरी में आ गया, लेकिन एक वर्ग और था जो टेनेंट एट विल नहीं बना, वो एग्रीकल्चरल लेबरर बन गया। वो उसी ज़मींदार की जो ज़मीन थी उसमें लैंडलेस लेबरर के तौर पर अब वहाँ पर वो अपनी लेबर प्रोवाइड करता है। खेती ज़मींदार की हो रही है, ज़मींदार का ही बीज है, ज़मींदार के ही बैल हैं, हल हैं, इक्विपमेंट हैं, सब कुछ ज़मींदार का है। बस वो ज़मींदार के खेतों में वेज अर्नर के तौर पर अपनी लेबर प्रोवाइड कर रहा है। एक वर्ग वो था जो इसी ज़मींदार की ज़मीनों पर घास कटाई का काम करता था, उसे भी ग्रास कटिंग के लिए वेजेस मिला करते थे। एक वर्ग इन्हीं में से वो बना जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर के लिए फॉरेस्ट में काम करेंगे, लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी के जो लंबे लंबे लॉग्स होते हैं, वुडन लॉग्स, उनको ऑर्गेनाइज़ करने और आगे लेकर के जाने के लिए, तो उसे भी उसके लिए वेजेस मिलते थे। तो कुछ फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर के अंदर वेज अर्नर हो गए, कुछ ज़मींदार की ज़मीन पर जो उसका फैलो लैंड है, खाली पड़ी ज़मीन पर जो ग्रास कटर के तौर पर वेज अर्नर हो गए, कुछ उसके लैंड के ऊपर, ज़मींदार के ऊपर लैंड के पर ही एग्रीकल्चरल लेबरर के तौर पर काम करने लगे, और कुछ अपनी ही जो ज़मीन ज़मींदार के पास चली गई उस पर टेनेंट एट विल होकर के काम करने लगे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में परेशानियाँ बढ़ती चली गई। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है। आपको ये सिस्टम बड़ा नीट एंड क्लीन नज़र आया, ये सिस्टम इतना नीट एंड क्लीन एग्जैक्टली नहीं एग्जिस्ट किया करता था। किसान इतना ना भी मरता अगर वो टेनेंट एट विल के तौर पर काम कर लेता, अगर ज़मींदार या मनी लेंडर इतने बड़े स्तर पर उससे 50 से 200% तक इंटरेस्ट रेट ना चार्ज करता। किसानों के साथ अग्रीमेंट गलत सेंस में किए जाते थे, डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट किया जाता था, उनसे धोखे से अंगूठे के निशान ले लिए जाते थे और उनकी ज़मीनों को कब्जा लिया जाता था। ब्याज पे ब्याज बढ़ता चला जाता था, उनका असल कभी उतरता ही नहीं था। सिस्टम इस तरह से रीपेमेंट का तैयार किया जाता था ज़मींदार या मनी लेंडर के द्वारा। बड़े स्तर पर उनसे बहुत सारे और एग्जैक्शंस लिए जाते थे, जैसे जब वो टेनेंट एट विल के तौर पर उस अपनी शेयर क्रॉपिंग के तौर पर काम कर भी रहे हैं, तो अभी वो पूरी तरह से अपने खेतों पे फोकस इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि किसान उनसे और बहुत कुछ लिया करता था, जैसे कि नजराना जिसे प्रेजेंट्स कहते हैं। जैसे कि टेनेंट उसके साथ यह कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कि ज़मींदार उसके साथ टेनेंट के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है टेनेंट एट विल का, तो इसके लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट फ़ीस देनी होगी जो टेनेंट है, तो उसे सलामी कहा जाता था कि सलामी भरिए। तो कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस के तौर पर सलामी ले लेना, इसके अलावा नजराने ले लेना, इसके अलावा भी अपने खेतों में, अपने घरों में वेट चाकरी या वेट बेगारी यानी कि फ्री सर्विसेज या फ्री वर्क कराते रह जाना, ये सारी चीज़ें भी एक्स्ट्रा चार्ज कर ली जाती थी किसानों से, जिसका किसानों को नुकसान होता था जो टेनेंट एट विल थे। अब अल्टीमेटली आउटबस्ट यहाँ पर निकलेगा। 1945 का दौर है, समा वो नहीं रह गया है। महाराष्ट्र किसान सभा इन सभी परिस्थितियों को देखेगी और समझेगी। 1945 ऑटम का समय है। इस समय में जो ग्रास कटर्स हैं, उन ग्रास कटर्स ने अपने वेजेस बढ़ाने की मांग रखी। किसान सभा ने इन्हें ऑर्गेनाइज़ किया और इन्हें कहा कि आप अपने वेजेस बढ़ाने की मांग रखिए, आपके लेजिटिमेट राइट बनते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के तहत। जब इन ग्रास कटर्स ने वेजेस बढ़ाने की मांग यहाँ पर रखी, तो याद रखिए कि ज़मींदार और मनी लेंडर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। लोकल अथॉरिटीज़ में इनका दबदबा था, यानी कि जो म्यूनसिपल बोर्ड उस समय में बने करते थे उसमें मेनली कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ज़मींदार थे, मनी लेंडर थे, बैंकर्स थे, मर्चेंट थे, यही थे एक तरह से। तो इनका दबदबा काफ़ी हुआ करता था। फिर जो इनके द्वारा एसोसिएशंस बनाई जाती थी, चाहे वो टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन है, चाहे फिर वो ज़मींदार एसोसिएशन है, उनमें भी इनका दबदबा हुआ करता था। पुलिस
इनके कंट्रोल में हुआ करती थी बड़े स्तर पर, क्योंकि ज़मींदारों के पास एक लंबे समय तक अधिकार रहा था कि वो पुलिस ड्यूटीज़ को भी मेंटेन कराया करते थे। एक स्तर पर ये ख़त्म हो गया था कॉर्नवालिस के नियमों की वजह से, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक ये थोड़े बहुत वर्जन में चलता रहा था। तो पुलिस भी इनके कंट्रोल में होती थी। फिर इन्होंने अपने लठैल रखे होते थे, तो इन लठैलों की मदद से, इन पुलिस की मदद से इन्होंने उन लोगों के ऊपर बड़े स्तर पर अत्याचार ढाया। 5 से 7 लोग मारे भी गए, बहुत से लोग इंजर भी हुए, लेकिन अंततः प्रोटेस्ट मजबूत था। इसकी वजह से ग्रास कटिंग वेजेस बढ़ाने पड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। समय आगे बढ़ा, इसी चीज़ से इंस्पायर्ड होकर के जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर थे, जो वहाँ पर टिम्बर कटिंग करते थे, लॉग अरेंजमेंट्स करते थे, उन्होंने भी अपने वेजेस बढ़ाने की मांग रखी। शुरुआत में लोकल म्यूनसिपल बोर्ड जो है उसके द्वारा बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेशन का फेज़ चलाया, लेकिन फिर भी ये वर्कर बहुत बेहतर वे में ऑर्गेनाइज थे और इन्हें किसान सभाओं ने ऑर्गेनाइज़ किया था। जब इनके द्वारा प्रोटेस्ट कंटिन्यूस रहा तो टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के द्वारा इनके भी वेजेस बढ़ा दिए गए। ये सब कुछ 1946 के ऑटम में हो रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अराउंड। और फाइनल जो ब्लो होता है वो 1947 जनवरी के अराउंड होता है। वर्कर्स के द्वारा अपने राइट्स यानी कि वेठी को ख़त्म करने के लिए, टेनेंट एट विल के दौरान नजराना, सलामी, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए प्रोटेस्ट का आउटबस्ट फिर से निकल करके आता है और इस बार सरकार बहुत स्ट्रांगली उसे रिप्रेस कर देती है और बड़े पैमाने पर यह लोग जो हैं वो जंगलात इलाकों में या दूसरे गांव के इलाकों में भाग जाते हैं और वहाँ से फिर लंबे समय तक गुरिल्ला वारफेयर प्रैक्टिसेस चलती रहती हैं। तो वर्ली के एजिटेशन से हमें क्या दिखा? वर्ली एजिटेशन से हमें ये दिखा कि भारत का किसान मिडलमैन के द्वारा, जो भारतीय किसान से फसलें खरीद करके शहरी बाज़ार तक ले जाता था, शहरी बाज़ार का वो एजेंट उन्हीं फसलों को यूरोपियन या अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट को एज ए रॉ मटेरियल देता था। तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से बड़े पैमाने पर भारतीय किसान जुड़ गया था ब्रिटिशर्स की कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से। जब यहाँ पर खेतीबाड़ी किसान करता था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत होती थी तो एजेंट और मिडलमैन बड़े स्तर पर लोन बांटा करते थे। उन लोन की वजह से खेतीबाड़ी भी बम्पर कर दी जाती थी। लेकिन अचानक जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उन प्रोडक्ट्स की मांग कम होती थी, उनकी कीमतें गिरती थी, तो वही फ्रीली मिल रहे लोन वापस खींच लिए जाते थे और किसान फिर यहाँ पर उस बम्पर प्रोडक्शन के सरप्लस के साथ ऐसे ही रह जाता था, उसे कीमतें नहीं मिलती थी और आगे आने वाले साइकिल्स के लिए वो बहुत नेगेटिव इकोनॉमिक ट्रेंड में चला जाता था। ऐसे में वो लोकल मनी लैंडर, लोकल ज़मींदार के क्लचेस में फंसता था और वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट रेट पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। यहाँ से हमें ये भी पता लगता है कि पीजेंट्स को एजुकेट करने में बहुत बड़े लेवल पर इंस्टीट्यूशंस फेल रहे। कांग्रेस लंबे समय तक इस दिशा में काम नहीं करती रही 1920s तक। कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट दौर बहुत बाद में जाकर के आया। किसान सभाएं 1934-35 के दौरान बननी शुरू हुई हैं भारत भर में। ऐसे में यहाँ पर यह भी नज़र आता है कि उनकी इलिटरेसी, उनकी लैक ऑफ रेवेन्यू नॉलेज को भी यूज़ किया मनी लेंडर्स ने लोकल ऑफिसर्स के साथ अपने कॉल्यूजन क्रिएट करके, अपना साँठ-गाँठ बैठा करके। यहाँ पर आपको ये नज़र आता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत पहले ही लोकल बोर्ड्स बना दिए गए थे, लोकल गवर्नमेंट दे दी गई थी। इन लोकल बोर्ड्स में भी आप देख सकते हैं ब्रिटिशर्स ने किस तरह से भारत में उत्पन्न हो रही सेल्फ गवर्नमेंट की मांग को एक लेवल पर अपने ही फेवर में पोषित किया। उन फेवरेबल लोगों को इन म्यूनसिपल बोर्ड्स तक पहुँचा करके जो पहले ही ब्रिटिश रूल की वजह से बेनिफिट हो रहे थे, यानी कि मनी लेंडर है, चाहे ज़मींदार है, चाहे मर्चेंट है, ट्रेडर है, और वही लोगों ने इन किसानों के, इन वर्करों के अधिकारों के खिलाफ एक समय में काम किया है, इनकी मूवमेंट को सप्रेस करने का काम किया है। आप देख सकते हैं कैसे पुलिस और कैसे लठैल ज़मींदार के हक़ में काम कर रहे हैं। कई तरह के इलीगल इविक्शंस हैं, उन्हें बेदखल किया जाता है ज़मीन से किसानों को, उनसे नजराने लिए जाते हैं, उनसे सलामियाँ ली जाती हैं, उनसे वेठी कराई जाती है, बेगारी कराई जाती है। जबकि ब्रिटिशर्स का दावा ये था कि वो रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करा रहे हैं, वो सिविलाइजिंग द नेटिव करने आए हैं और उनकी यहाँ पर हर चीज़ नियमों से चलती है। यह नहीं था। ब्रिटिशर्स के नियम सिर्फ तब एग्जिस्टेंस में आते थे जब ब्रिटिशर्स के हित में कोई काम था। वो रूल, लॉ एंड ऑर्डर की बात सिर्फ तब करते थे जब उन्हें प्रोटेस्ट दबाना होता था या जब उन्हें इंडियन पीजेंट को, फार्मर को, इंडियन आर्टिजन को, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करना होता था। तो उनके लॉ एंड ऑर्डर, उनके रूल रेगुलेशंस और उनका सेंस ऑफ, उनका लव फॉर फेयर प्ले, उनका सेंस ऑफ जस्टिस सिर्फ तब एग्जिस्टेंस में आता था जब ब्रिटिश कैपिटलिस्ट और कमर्शियल इंटरेस्ट, ब्रिटिश इंपीरियल इंटरेस्ट फोरफ्रंट पर होते थे।
वो दाव पे लगे होते थे, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे होते थे, तब ये चीज़ें निकल करके आती थी। किसान कमज़ोर था, उसे जब सशक्त करने के लिए किसान सभाओं ने आवाज़ दी, किसान एक स्तर पर मजबूत हुआ। लेकिन किसान सभाएं अपनी पॉलिटिक्स में भी ख़त्म हो गई। कांग्रेस से किसान सभाओं की दूरी हो गई, क्योंकि कांग्रेस, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि उस लेवल पर अभी भी जो मिलिटेंट टेम्परामेंट है इन किसानों का, जो वायलेंट एक्शन करने की तरफ ये किसान आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सरकार इनके ऊपर दमन चक्र चलाती है। जब लठैलों के साथ आप आएंगे, जब आप बड़े स्तर पर फायर ओपन करेंगे, तो फिर वहाँ पर आप किसी भी तरह का नॉन वायलेंस नहीं कर सकते। जान बचाने की रक्षण हेतु आपको सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ करना ही होगा। ऐसे में कांग्रेस को सदा ये लगता था कि ये कम्युनिस्टों के द्वारा प्रेरित हैं, लेफ़्ट पार्टियों के द्वारा प्रेरित हैं। कम्युनिस्ट आगे से यूएसएसआर के कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से प्रेरित हैं। तो भारत में एक क्लास कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। गांधी जी की आइडियोलॉजी हमेशा थी कि क्लास कोलैबोरेशन होना चाहिए। कांग्रेस भी उसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही थी कि क्लास कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, हमें क्लास कोलैबोरेशन चाहिए। ज़मींदार में और किसान में आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं, कोलैबोरेशन से काम होना चाहिए। ज़मींदार को उनके हितों के बारे में सोचना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर ये भी है कि कांग्रेस को इस बात का भी भय है कि कंट्री में कहीं कैओस ना हो जाए, इस तरह का एक आर्म्ड रेवोल्यूशन ना हो जाए जो बाद में कांग्रेस जैसी बॉडी के द्वारा अपनी सेंट्रल मशीनरी के तहत कंट्रोल में ही ना किया जा सके, और फिर भारत एक कैपिटलिज्म के कैओस से, सफरिंग से निकल करके एक सोशलिज्म की ऑटोक्रेसी में चला जाए। यह भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो सबकी अपनी अपनी कंसिडरेशंस रही, जिसके बीच में सही मायने में पिस्ता किसान रहा। और आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद भी यह चीज़ नक्सलवाद के तौर पर पनपती रही। तेज़ी से सरकारी तंत्र के द्वारा सताए हुए ज़मींदार, मर्चेंट, बिग बैंकर्स, मनी लैंडर्स, इनके द्वारा सताए हुए ये लोग विकास के उन सभी कार्यों से खुद को दूर करते चले गए जो आज़ादी के बाद शुरू किए गए। उसका एक कारण यह भी था कि आज़ादी के पहले उन्हें सरकारों के द्वारा और सरकार के द्वारा समर्थित इन ग्रुप्स के द्वारा ही अपना शोषण झेलना पड़ा। और दूसरा कारण, आज़ादी के बाद भी जो विकास कार्य किए गए, जिनमें माइनिंग्स कैप्चर की गई, जिनमें रेजरवायर्स बनाए गए, जंगल डुबा दिए गए, जिनमें सड़कें बनाने के लिए फॉरेस्ट के फॉरेस्ट और विलेज के विलेज कैप्चर कर लिए गए, इनके तहत भी आपको देखने को यही मिलेगा कि अमूमन जो लाइवलीहुड है, जो लैंड है, जो कल्चर, कस्टम, मैनर है, वो इन्हीं समाज के लोगों का डिसरप्ट हुआ। आदिवासी बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ और वो बड़े लेवल पर फिर सरकारी निर्माण कार्यों से, सरकार की डेवलपमेंट, इन चीज़ों से खुद को दूर करता चला गया, क्योंकि उसे दिखने लगा कि इसमें उनका विकास नहीं है। और सरकार के द्वारा भी उस लेवल पर प्रयास उस समय तक नहीं हुए कि इनके नज़दीक जा कर के, इनकी समस्याओं को समझ करके इन्हें मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जाए, इन्हें भी आगे लाया जाए। अवसर की उपलब्धियों की कमी थी। ऐसे में मिस इंटरप्रिटेशंस, मिस इन्फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा थी और तेज़ी से बढ़ता हुआ माओवाद भी था। ये सारी चीज़ें आज के समय में आप देख रहे हैं, लेकिन इनकी जड़ें बहुत पीछे थी। हमने वर्ली एजिटेशन में ये देखा। इसके बाद हम बात करते हैं बाकश्त पीजेंट मूवमेंट की। देखिए, बाकश्त पीजेंट मूवमेंट बिहार की एक बहुत बड़ी मूवमेंट है और ये भी अपने आप में बहुत ही यूनिक है। किसान सभाओं का इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। डिटेल में समझते हैं क्या है सारी बाकश्त पीजेंट मूवमेंट। देखिए, बाकश्त मूवमेंट के दौरान ये हो जाता है कि जो बिहार है, बिहार में जो ज़मींदार है वो कई तरह के लैंड अपने अधिकार क्षेत्र में रखता था। सबसे पहले तो एक टाइप ऑफ लैंड हुआ करता था जिसे हम ज़ीरत कहते हैं। ये ज़ीरत टाइप ऑफ लैंड जो हुआ करता था, ये किसान की पर्सनल पोजेशन हुआ करती थी, जिसमें किसान मतलब यहाँ पर ज़मींदार, ये ज़मींदार की पर्सनल पोजेशन हुआ करती थी और यहाँ पर ज़मींदार लेबरर की मदद से खेती किया करता था। सो ज़ीरत का जो प्रोड्यूस हुआ करता था वो ज़मींदार का अपना हुआ करता था। ये ज़ीरत लैंड भी ज़मींदार के ही अधिकार क्षेत्र में आया करता था, ये उसका अपना हुआ करता था। ज़ीरत के अलावा जो लैंड हुआ करता था वो उसे हम कहा करते थे द सेकेंड टाइप ऑफ लैंड, इट इज़ कॉल्ड द बाकश्त लैंड। और इसके अलावा जो थर्ड टाइप ऑफ लैंड हुआ करता था, ये हुआ करता था रयौती लैंड। तो तीन तरह के लैंड हुआ करते थे। ज़ीरत लैंड जिसके ऊपर डायरेक्ट अथॉरिटी है, ऑनरशिप है ज़मींदार की, वो एग्रीकल्चरल लेबर की हेल्प से यहाँ पर खेती करता है। ज़मींदार ही यहाँ पर अपने सीड्स और सब कुछ कंट्रीब्यूट करता है और इसकी प्रोडक्शन ज़मींदार की हुआ करती थी। जो रयौती लैंड हुआ करता था, इस पे किसानों को ऑक्यूपेशन राइट हुआ करता था। यानी कि यहाँ पर किसान अगर सही वक्त में प्रॉपर
रेवेन्यू पे कर रहा है तो वो इस लैंड का ऑक्यूपेंट हुआ करता था। इसे हम ऑक्यूपेंट राइट कहते हैं। इसे एक तरह का सिक्योर टाइप ऑफ लैंड फार्मर के लिए यानी कि रैयत के लिए माना गया है, इसलिए इसे रयोती लैंड कहते हैं। यहाँ पर ऑक्यूपेंसी का राइट हुआ करता था। तीसरा टाइप ऑफ लैंड हुआ करता था बाकश्त। अब ये जो लैंड था इसकी जिम्मेदारी ज़मींदार को दी गई थी मैनेजिंग अथॉरिटी के तौर पर कि आपको ये लैंड मैनेज करना है। यहाँ से इंटरमीडिएट की तरह रोल प्ले करिए, जैसे रेंट वगैरह प्रोवाइड करा दीजिए, लैंड असेसमेंट करने में आप हेल्प कर दीजिए, ये सारी चीज़ों में। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ क्या कि ज़मींदार खुद को ही इस ज़मीन का मालिक समझने लगा। यहाँ पर हुआ ये करता था कि किसान जो है अगर इस ज़मीन को जोतता है तो वो अगर रेंट पे करता रहता है तो उसे ज़मीन पर बने रहने दिया जाए। हालांकि ऐसा कोई कानून नहीं था, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं थी, लेकिन ये एक कस्टमरी राइट था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़मींदार की सिचुएशन स्ट्रांग हो गई थी। उसकी पोजीशन जब मजबूत हुई उसने इन ज़मीनों को अपना ही मानना शुरू कर दिया और यहाँ पर अब जो किसान काम कर रहा है वो टेनेंट एट विल हो गया। तो बाकश्त ज़मीन पर जो किसान काम कर रहा है, बाकश्त खुद से स्वयं से जो खेती वहाँ पर वो जो कर रहा है, ये टेनेंट एट विल के स्ट्रक्चर के अंडर वो काम कर रहा है। इसके तहत उसे रेंट पे करना है ज़मींदार को। अब समस्या उत्पन्न कहाँ पर होती है इसे समझना ज़रूरी है। देखिए समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है कि ये बाकश्त लैंड का ऑलवेज ज़मींदार मिसयूज़ किया करता था। इसके दो कारण हुआ करते थे। पहला कारण ये हुआ करता था कि इससे लगातार इजेक्शन की जाती थी, यानी कि जो भी टेनेंट एट विल के सिस्टम के तहत बाकश्त खेती किया करता था उसे लगातार ज़मींदार निकालने में यकीन रखता था, यानी कि उसका एविक्शन करना चाहता था। इसका एक कारण तो यही है कि मैंने आपको बताया कि इस तरह का कोई लीगल राइट नहीं था टेनेंट के पास कि वो इस ज़मीन पर बना ही रह सकता है, उसे निकाला जाया जा सकता था क्योंकि लीगल राइट नहीं है उसके पास टेनेंसी का। ऐसे में लीगल राइट्स की अभाव में, कमी में ज़मींदार ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। वो बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत तेज़ी से किसानों को यानी कि टेनेंट एट विल को बेदखल कर दिया करता था, ज़मीन से इजेक्ट कर दिया करता था, निकाल दिया करता था। इसके कारण क्या हुआ करते थे? कारण दो हुआ करते थे। पहला कारण अक्सर ये होता था कि ज़मीन कम थी, किसान ज़्यादा थे। कारण आपको पता ही है कि बेरोज़गारी बड़े पैमाने पर थी। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो 200 साल का भारत में राज किया गया उसमें 1757 की जो प्लासी की बैटल है उसके बाद से जो एक लगभग 130 साल, 40 साल का जो शासन 1900 तक का रहा, इस दौरान बड़े स्तर पर ब्रिटिशर्स ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसे हम रूरल इंडस्ट्री कहते हैं इंडिया की, उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया अपनी नीतियों के आधार पर। इसे हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ऐसे में वो सभी लोग वापस खेतों की ओर आए, खेतों पे अधिक दबाव बना, फार्म्स हमारे अनप्रोडक्टिव हो गए, फार्मर अनप्रोडक्टिव हो गए। तो पीजेंट नुकसान में ही रहा है लंबे समय से। ऐसे में ज़मीनें कम हैं, पीजेंट ज़्यादा हैं, मारो मार लगी हुई है, किसी को भी ज़मीन चाहिए, ये चीज़ ज़मींदार को दिख रही है। तो ज़मींदार देखता है कि लाइन में खड़े हैं लोग लेने वाले। ऐसे में अगर वो पुराने पीजेंट को निकालेगा, पुराने टेनेंट को निकालेगा, तो नए टेनेंट्स के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक तो रेंट बढ़ा करके लगा देगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है। जब डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा है, सप्लाई का कंस्ट्रेंट है, तो कीमत तो बढ़ ही जाएगी। तो पहली चीज़ ये है कि रेंट बढ़ करके मिल जाता था हर नई बोली लगने पर, और दूसरी चीज़ है कि सलामी मिल जाती थी हर बार जब ज़मींदार कहता था कि भाई मैंने इतनों को छोड़ करके ये कॉन्ट्रैक्ट तुमको दिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चार्ज तुम्हें पे करना है, तो सलामी पे करो, तो सलामी अदा करो, जो पहली पेमेंट सलामगी है वो दे दो। तो कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस मिल जाते थे और फिर बढ़ा हुआ रेंट भी मिल जाता था। तो ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता था ज़मींदार का, जिसकी वजह से वो फ्रीक्वेंटली टेनेंट्स एट विल जो हैं उन्हें इविक्ट करता रहता था, इजेक्ट करता रहता था ज़मीनों से। और दूसरा कारण ये था 1885 का ब्रिटिशर्स का टेनेंसी एक्ट। आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का मॉडरेट फैक्शन उस समय में था, और मैंने उस समय में आपको पढ़ाया भी था कि कांग्रेस के बहुत से सदस्य इस 1885 के टेनेंसी एक्ट के ख़िलाफ़ भी थे, क्योंकि एक तो ज़मींदार वर्ग था कांग्रेस का बड़े स्तर पर, और दूसरी बात की ज़मींदारों के द्वारा फंडिंग भी आती थी कांग्रेस को, और उस समय में कांग्रेस
को खुद का स्ट्रक्चर, खुद की ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करना ज़रूरी था। अब हुआ ये है कि 1885 का टेनेंसी एक्ट ये कहता था कि अगर लगातार कोई टेनेंट 12 साल तक किसी ज़मीन पर खेती करता रह जाता है और वो रेंट पे कर रहा है, पहला क्लॉज है कि कंटिन्यूटी में 12 साल तक वो उस खेत पे है, और दूसरा वो रेंट पे कर रहा है रेगुलरली, तो फिर उसके पास टेनेंसी एक्ट 1885 के तहत ऑक्यूपेंसी का राइट आ जाता है। तो वो टेनेंट ऑक्यूपेंट हो जाता है उस ज़मीन का। फिर उसकी अपनी इच्छा से ज़मींदार एविक्शन नहीं कर सकता, बेदखली नहीं कर सकता है। उसके लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया है, ये स्थापित करना पड़ेगा कि ये रेंट नहीं दे रहा। अगर वो लगातार रेंट दे रहा है तो फिर आप उसे निकाल नहीं सकते, तो उसके ऑक्यूपेंसी के राइट आ जाते हैं, वो ऑक्यूपेंट हो जाता है। इस क्लॉज से भी बचना चाहते थे ज़मींदार कि किसी का भी कभी इस बाकश्त लैंड के ऊपर ऑक्यूपेंसी का राइट ना आए। फ्रीक्वेंटली निकालते रहो, ज़्यादा लंबे समय तक कोई रह ही ना पाए कि फिर कोर्ट में जाकर के ऑक्यूपेंसी राइट 1885 के टेनेंसी एक्ट के तहत ले ले, तो इसको निकालो। तो ये दो अमूमन कारण रह गए कि इस वजह से ये किया जाता था। किसान मर्सी पे था, ज़मींदार की देखिए आप सिक्योर ही नहीं है, जिस ज़मीन पे आप खेती कर रहे हैं आप सिक्योर ही नहीं है कि भाई नेक्स्ट ईयर आप रहेंगे या उसके नेक्स्ट ईयर आप रहेंगे कि नहीं। ऐसे में जब भी आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा तो कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस आपने सलामी भी दी होगी, फिर आपने अपने पहले वाले टेनेंट से ज़्यादा बढ़कर के रेंट भी दिया होगा, तो आपके पास तो पहले ही कुछ नहीं बचता है। ऐसे में आपकी ज़मीन से अगर 1 या 2 साल तक भी बेदखली कर दी जाए, आप लेबरर सीधे पीजेंट से लेबरर में कन्वर्ट हो जाएं, तो आर्थिक हालत और बर्बाद हो जाती है। इसी तरह से किसान धीरे धीरे दासता में जाते रहे, यानी कि सर्फडम में कन्वर्ट होते रहे, सर्फ बनते रहे, बेगारी करते रहे, वेठी में कन्वर्ट होते रहे। ये तरीका था ज़मींदारों का किसानों को अपने अधीन ला करके अपनी बेगारी कराना, मुफ्त में काम कराना, बंधुआ मजदूरी आप इसे कह सकते हैं। एक समय के बाद ये बॉन्डेड लेबर ही है। अब हुआ क्या है कि 1930s तक ये इविक्शंस, ज़मींदारों के द्वारा ये जो इजेक्शन की जाते थे बहुत बढ़ गए, बहुत सर्ज कर गए। कारण क्या हो गया इसका इतना बढ़ जाने का रीज़न क्या हो गया? ऐसा आवाज़ें आने लगी, ऐसा सरकार के द्वारा अंदेशे दिए जाने लगे, ऐसा कंटेम्पलेट किया जाने लगा कि भाई हम जो फार्मर है उसको राइट्स देने वाले हैं ऑक्यूपेंसी के, बाकश्त लैंड के ऊपर भी। तो ऐसे में जब टेनेंट को ऑक्यूपेंसी राइट्स मिल जाएंगे तो ज़मींदार का नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ पर ज़मींदार इस बात को लेकर के टेंशन में है कि भाई अगर जो फार्मर फिर बाकश्त ज़मीन पे बना रह जाएगा तो वो तो फिर ऑक्यूपेंसी का राइट ले जाएगा। सरकार इस समय में इसलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरे भारत भर में 1925 ऑनवर्ड्स रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी हुई भारत में, कम्युनिस्ट फ्रंट भी स्ट्रॉन्ग हुए हैं, और इस समय में लगातार कम्युनिस्टों पर कॉन्स्पिरेसीज़ चल रही थी। 1930s का दौर है, कांग्रेस का सोशलिस्ट विंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे में गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि एक बहुत बड़े स्तर का पॉपुलर स्ट्रगल पूरे भारत में हो, जबकि गांधी जी इस समय में कंट्री वाइड मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे थे। तो सरकार अक्सर इन मूवमेंट्स को कमज़ोर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अपने लोगों के द्वारा इस तरह की अफवाहें फैलाती रहती थी कि हम किसानों के लिए ये कानून लाने वाले हैं अगर किसान शांत हो जाए तो इस तरह का कंटेम्पलेशन उस समय भी ऐसा था, जनता के बीच में ये र्यूमर था। तो ज़मींदार ने ये चाहा कि भाई जब ज़मीन पर किसान ही रहेगा तो ऑक्यूपेंसी का राइट भी अगर आ जाता है तो कहाँ से क्लेम करेगा, तो इनके इविक्ट ही कर दो। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर किसान इविक्ट होने लगे। ये प्रक्रिया 1935-36 तक पीक पे चली गई। फिर 1937 का दौर आया, आपको पता है प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए 1935 के एक्ट के तहत, और उन प्रोविंशियल इलेक्शंस की वजह से कांग्रेस ने लगभग 11 प्रोविंसेस में से 9 प्रोविंसेस में सरकार बनाई और 8 प्रोविंसेस में उनके मुख्यमंत्री, जिन्हें उस समय में प्रधानमंत्री कहा जाता था, वो बने। ऐसे में बिहार किसान सभा मजबूत थी इस समय में, क्योंकि कांग्रेस के साथ उसके सीधे संबंध थे और किसान सभाएं भी बन चुकी थी। तो बिहार किसान सभा ने समर्थन किया यहाँ पर किसानों का कि भाई आपको अगर अब एविक्ट किया जाता है तो आप इसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करिए। तो बिहार किसान सभा के इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म की मदद से किसानों ने खुद को ऑर्गेनाइज़ किया, जो बाकश्त किसान थे, टेनेंसी एट विल के सेटअप के तहत जो चल रहे थे, और उन्होंने ज़मींदारों की निगाही कर दी, यानी कि निगेशन कर दिया, मनाही कर दी कि भाई हम इन ज़मीनों को छोड़ेंगे नहीं, बाकश्त लैंड को। ज़मींदारों ने ज़बरदस्त स्तर पर लठैल इस्तेमाल किए, पुलिस का इस्तेमाल किया, कुछ सरकारी ऑर्डरों का भी इस्तेमाल किया। तो प्रोटेस्ट ज़बरदस्त रहा, फायरिंग भी हुई, आउटबस्ट भी उत्पन्न होकर के आया, लड़ाई भी लगी, इंजरीज़ भी हुई और किसान मारे भी गए। किसी तरह से 1939 का दौर आया, एक नई समस्या शुरू हो गई, वर्ल्ड वार 2। हर कोई उस तरफ इन्वॉल्व हो गया।